बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम फायरबेस फायरस्टोर के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ इंस्टॉलेशंस मैं आपको बता दूंगा। आप इस स्टार्ट करने से पहले फायरबेस फायरस्टोर और रियल टाइम डेटाबेस में डिफरेंस ज़रूर पढ़ें। सबसे पहले ये क्वेश्चन अराइज़ होता है कि फायरस्टोर में और रियल टाइम डेटाबेस में क्या डिफरेंस है। कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। फायरस्टोर जो है ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, स्केलेबल ज़्यादा, यूज़ करना ज़्यादा इजी है, स्केलेबल ज़्यादा है। जबकि रियल टाइम डेटाबेस जो है ये इनकी पहली टेक्नोलॉजी फायरबेस वालों की यही थी और इसमें एफिशिएंट और लो लेटेंसी ये ज़्यादा है। तो आप दोनों को जब यूज़ करेंगे तो आपका फायर स्टोर में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। इसके अलावा बेशुमार और चीज़ें जो हम साथ साथ डिस्कस करेंगे, मैं आपको बताऊंगा फायर स्टोर के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम फायर स्टोर को इम्प्लीमेंट करना सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये है, इस डॉक्यूमेंट को आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। अगर आपने रिएक्ट नेटिव फायर बेस की कोई चीज़ भी अभी कॉन्फ़िगर नहीं की, कोई चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं की, कोई फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट नहीं की, तो आपको सबसे पहले इस डॉक्यूमेंट को देखना है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ से आपको स्टार्ट करूँगा। सबसे पहले क्रिएट अ न्यू फायरबेस प्रोजेक्ट, console.firebase.com पे जाके, ये मैंने यहाँ ओपन किया हुआ है। तो यहाँ से मैं ऐसा करता हूँ, एक नया प्रोजेक्ट, सी ऑल प्रोजेक्ट्स, ऐड अ प्रोजेक्ट। यहाँ पे लिमिट्स का मसला है तो मैं क्या करूँगा, माई प्रोजेक्ट में जाके एक नया प्रोजेक्ट, नेक्स्ट, कंटिन्यू और कंटिन्यू, सेलेक्ट अकाउंट, डिफ़ॉल्ट फॉर फायरबेस। ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। जब तक ये प्रोजेक्ट क्रिएट होता है हम एक काम करते हैं, ये जो इंस्टॉलेशन है ना, npm इंस्टॉल रिएक्ट नेटिव फायरबेस स्लैश ऐप, ये बेसिक इंस्टॉलेशन है, ये आपको इंस्टॉल करनी है। उसके बाद आप फायरबेस या कोई भी ऑथेंटिकेशन करना है तो वो एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज़ हैं जो आपको बाद में ऐड करनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, npm इंस्टॉल, मैं वैसे yarn ऐड रिएक्ट नेटिव फायरबेस स्लैश ऐप यूज़ करता हूँ। यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट पहले ही ओपन किया हुआ है और कमांड सी, यहाँ पे जाके हम कमांड वी और इसको इंस्टॉल कर देंगे। ये इंस्टॉल होता है उस तब तक हमारा ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका होगा। ये देखिए प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, iOS, एंड्रॉयड और वेब, हम एंड्रॉयड के ऊपर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपने नाम क्या देना है, आपका जो प्रोजेक्ट है, आप प्रोजेक्ट में वापस आएँ। इस प्रोजेक्ट में एंड्रॉयड, ये मैं आपको ऑप्शन था, एंड्रॉयड ऐप सोर्स मेन और एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल में आए। यहाँ से नाम उठा लें, ये नाम रिएक्ट नेटिव डेमो। वापस आएँ और पैकेज नेम सेम रखें। निक नेम जो है ये यहाँ पे आप कोई भी रख सकते हैं, वैसे ये ऑप्शनल है। SH1 की ये भी हम यूज़ नहीं कर रहे, ये मैं आपको भी डॉक्यूमेंट में बताऊंगा कि ये किस किस काम के लिए यूज़ होती है। इन फ्यूचर आपको ये भी यूज़ करनी पड़ेगी। रजिस्टर ऐप, अब देखें कुछ और कॉन्फ़िगरेशंस है। अब आपने यहाँ से क्या करना है, डाउनलोड, इस फाइल को डाउनलोड करना है। उसके बाद इस फाइल को कॉपी करना है। यहाँ से मैंने कॉपी किया। डेस्कटॉप पे मेरे प्रोजेक्ट का क्या नाम है, हुक्स इन रिएक्ट नेटिव डेमो में जाना है, एंड्रॉयड और ऐप में जाना है। यहाँ जाके आपने पेस्ट कर देनी है। ये देखिए मैंने पहले से ही गूगल सर्विसेज डॉट जेसन यहाँ पे रखी हुई है। अब एक स्टेप और है बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस में, वो ये है कि ये आपको बता रहे हैं प्रोजेक्ट लेवल की बिल्ड ग्रेडल होती है और एक ऐप लेवल की बिल्ड ग्रेडल है। आपने प्रोजेक्ट लेवल की बिल्ड ग्रेडल में सिर्फ ये वाली लाइन ऐड करनी है। मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। प्रोजेक्ट लेवल की बिल्ड ग्रेडल से क्या मुराद है, ये देखें, एंड्रॉयड, एक बिल्ड ग्रेडल एंड्रॉयड के फोल्डर के अंदर है वो ये, और एक ऐप के फोल्डर के अंदर है जिसको मॉड्यूल लेवल की बिल्ड ग्रेडल या फिर ऐप लेवल बिल्ड ग्रेडल भी बोलते हैं, वो ये है। अभी उसने कहा है कि आप एंड्रॉयड की बिल्ड ग्रेडल की डिपेंडेंसीज में जाके ये ऐड कर दें। ये देखिए ये पहले से ही मैंने ऐड किया हुआ, आपने यहाँ पे इसको ऐड कर देना है, कमांड एस, वापिस आ जाएं। अब बाकी चीज़ें अभी रहने दें, इसको इग्नोर करें। अब आप आ जाएं ऐप लेवल की बिल्ड ग्रेडल में। इसमें भी आपको सिर्फ ये एक लाइन चाहिए, ये वाली, इसको उठाएं और यहाँ से आ जाएं ऐप लेवल की बिल्ड ग्रेडल में, और बड़ा आसान है, सबसे एंड में चले जाएं। सबसे एंड में जाके ये पेस्ट कर दिए, देखिए पहले से ही मैंने पेस्ट की है।
ये आपकी बेसिक सेटिंग्स थी जो हम मुकम्मल कर चुके हैं। अब हम यहाँ से नेक्स्ट का बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद कंसोल। ये हमारी बेसिक सेटिंग्स ख़त्म हो गई हैं। अब आपको एक प्रॉब्लम आएगा मल्टी डेस्क का एरर। वो एरर कैसा होगा वो मैं आपको पहले ही दिखा देता हूँ। वो एरर होगा ये वाला। ये एरर लिखा हुआ है, कैन नॉट फिट रिक्वेस्ट क्लासेस इन अ सिंगल डेस्क फाइल 64K। ये बेसिकली ना आपको अपनी ऐप को मल्टी डेस्क इनेबल बनाना पड़ता है, ठीक है। तो इसके लिए आप ये डॉक्यूमेंट तो देख सकते हैं मल्टी डेस्क वाली, लेकिन ये भी आपको कंफ्यूज करेगी। आप ऐसा करें, सिर्फ इसको देखें। ये दो लाइंस आपको ऐड करनी है। कहाँ पे? एंड्रॉयड ऐप बिल्ड ग्रेडल में। एंड्रॉयड ऐप बिल्ड ग्रेडल में आप जाएंगे, एंड्रॉयड डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िग में मल्टी डेस्क इनेबल ट्रू कर दें। मैं भी आपको दिखा देता हूँ। एंड्रॉयड ऐप बिल्ड ग्रेडल में आप देखेंगे मैंने मल्टी डेस्क इनेबल ट्रू किया होगा। ये देखें, डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िग मल्टी डेस्क इनेबल ट्रू। और इसके अलावा डिपेंडेंसीज़ में, इसी में डिपेंडेंसीज़ में जाके इम्प्लीमेंटेशन में मल्टी डेस्क का ये वर्जन लिख दें। इसी में इम्प्लीमेंटेशन में जाके ये देखें, ये मैंने ऐड किया इम्प्लीमेंटेशन एंड्रॉयड एक्स मल्टी डेस्क 2.0.1। ये मैंने यहाँ पे इनेबल कर दिया है। इसके बाद आपका वो एरर, जो आपको एरर मैंने अभी दिखाया है, अगर आपको अपीयर हो तो वो एरर आपको नज़र नहीं आएगा। अब ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस थी। अभी हमने फायर स्टोर की कॉन्फ़िगरेशंस इंस्टॉलेशंस वगैरह नहीं की। यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट तो बना लिया है। अब हम चलते हैं फायर स्टोर की तरफ। ये जितनी कॉन्फ़िगरेशंस आपने की हैं ये बहुत ज़रूरी थी। इसके बाद आप ऑथेंटिकेशन, फायर स्टोर, रियल टाइम डेटाबेस स्टोरेज, कोई भी काम कर सकते हैं आसानी से। तो हम अभी करने जा रहे हैं फायर स्टोर। तो फायर स्टोर के ऊपर जाने से पहले जब तक ये यहाँ आता है, चलें यहाँ से क्रिएट डेटाबेस और फ़िलहाल टेस्ट मोड में कर लें, नेक्स्ट। और यहाँ से आप कोई भी डेटाबेस सेलेक्ट कर लें। मैं वैसे एशिया नॉर्थ ईस्ट करता हूँ, आप यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर लें, इसको बनने दें। तब तक हम क्या करेंगे, आप देखें ये बेसिक डॉक्यूमेंटेशन के बाद किसकी बारी आएगी? क्लाउड फायर स्टोर की। ये डॉक्यूमेंटेशन भी आपने बेसिकली सारी पढ़नी है। इसमें कुछ चीज़ें जो मैं आपको ज़ुबानी बता चुका हूँ। SHA-1 सर्टिफिकेट मैंने भी स्किप करवाया। वो ये लिखा हुआ है कि किन किन केसेस में ज़रूरत पड़ती है। डायनेमिक लिंक्स, इनवाइट्स, फ़ोन ऑथेंटिकेशन, और बाकी चीज़ें सारी वही हैं जो मैं आपको करवा चुका हूँ। iOS सेटअप अभी हमने नहीं किया। अच्छा, क्लाउड फायर स्टोर में सबसे पहले क्या करना है? देखिए, इन्होंने आपकी आसानी के लिए ये भी बता दिया कि अगर आपने पहले फायरबेस ऐप इंस्टॉल नहीं की तो कर लें। अब आपने क्या करना है, फायर स्टोर के लिए सिर्फ ये इंस्टॉलेशन करनी है। इतनी देर में यहाँ मेरा ख्याल है डेटाबेस क्रिएट हो चुका होगा। चलें, हो गया। हम यहाँ पे इंस्टॉलेशन कर देते हैं। ये देखें, यॉर्न ऐड रिएक्ट नेटिव फायरबेस फायर स्टोर। इसको इंस्टॉल होने दें। उतनी देर आप इधर आके एक कलेक्शन क्रिएट कर लें। कलेक्शन आप किस नाम की करना चाह रहे हैं? यूज़र्स के नाम की। ये लें। यूज़र्स में क्या फील्ड होनी चाहिए? आईडी। और आईडी का क्या टाइप होना चाहिए? नंबर 1। और ऐड फील्ड और नेम अखज़र। ऑटो आईडी जनरेट कर लें। ये मैं वैसे ऑटो आईडी जनरेट नहीं करता, मैंने एबीसी के नाम की जनरेट की और ये मैंने सेव कर दी। ये हमारी एक कलेक्शन क्रिएट हुई है, इसका नाम कलेक्शन है। कलेक्शन को आप डेटाबेस समझ सकते हैं, डॉक्यूमेंट को आप टेबल समझ लें, और टेबल के अंदर फील्ड्स होती हैं। यहाँ पे आप जितनी मर्ज़ी फील्ड्स ऐड कर लें। आप समझ लें एबीसी के नाम का एक टेबल है फॉर द टाइम बिंग। यहाँ से नई कलेक्शन क्रिएट कर लें, यहाँ से नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लें। चले एक डॉक्यूमेंट और क्रिएट करते हैं ऑटो आईडी से। तो ये है नंबर, उसके बाद नेम, नेम एबीसी। ये ले, ये मैंने आपको इससे भी जनरेट कर दिया। अब मैंने अपने प्रोजेक्ट में जो सेटिंग की हुई है वो इस प्रोजेक्ट की नहीं है, वो बल्कि इस प्रोजेक्ट की है। वो मैं आपको उसी में ले जाता हूँ ताकि हम प्रॉपर टेस्टिंग कर सकें। तो मैं आपको अपना प्रोजेक्ट दिखाता हूँ। वो ये है, असल में सेटिंग उसी तरह करनी है जिस तरह हमने पहले की है। और उसके बाद ये आप रियल टाइम डेटाबेस नहीं, यहाँ से आप फायर स्टोर में आएंगे। फायर स्टोर में मैंने दो यूज़र्स बनाए हुए हैं, कॉमसेट्स और यूज़र्स। अब आप लास्ट स्टेप पे आ जाएं। देखें, जिस तरह मैंने आपको वहाँ सिखाया था उसी तरह यहाँ पे अब इनको हम एक्सेस करके देखेंगे। लास्ट स्टेप है। अब आप आ जाए ऐप डॉट जे एस में, सिंपल ऐप डॉट जे एस में आ गए।
और ऊपर क्या करना है, ये लाइब्रेरी असल में पहले से इंस्टॉल थी तो मैंने इसको इंस्टॉल नहीं किया। अब आपने क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है, इंपोर्ट फायरस्टोर फ्रॉम रिएक्ट नेटिव फायरबेस स्लैश फायरस्टोर। ये आपने इंपोर्ट कर लिया। अब ये कोड है, फायरस्टोर डॉट कलेक्शन यूज़र्स में ABC गेट करें, डॉक्यूमेंट की स्नैपशॉट लें और बताएं कि क्या यूज़र एग्जिस्ट करता है, यस, और क्या इसमें डेटा क्या है। अब पहले यहाँ से देख लें, यूज़र्स के अंदर ABC, यूज़र्स के अंदर ABC, बिल्कुल उसमें कॉमसेट्स BCS 34 इब्राहिम 23 ये डाटा आना चाहिए ना। तो ये देखें, यहाँ पे मैं इस प्रोजेक्ट को चलाता हूँ, ये प्रोजेक्ट चल गया। और यहाँ से इसको रिफ़्रेश करना भी ज़रूरी नहीं है, चलें कर लेते हैं। ये रिफ़्रेश होगा तो आपके सामने अभी ये डेटा जो फायरस्टोर में हमने बनाया था, ये कंपोनेंट डेट मोड में लिखा हुआ था। अब आप देख लें, वो कहता है यूज़र एग्जिस्ट ट्रू, और यूज़र का डाटा क्या है, कैंपस कॉमसेट्स क्लास BCS दिस। ठीक है। अब मैं आपको कुछ और डाटा एक्सेस करके देता हूँ। ये देखिए, ये जो ऑटो जनरेटेड आईडी थी, इसको आपको यहाँ पे कॉपी करना पड़ेगा। यूज़र्स में ऑटो जनरेटेड आईडी में 56 अखज़र, यूज़र्स में ऑटो जनरेट आईडी में क्या आना चाहिए, 56 अखज़र। ये देखें नीचे आ रहा है। ठीक है, इसी तरह आप ये ऑटो जनरेट, चलें इसको चेंज करके देखते हैं। कॉमसेट्स XYZ में कुछ भी नहीं है, तो इसको चेक करते हैं। कॉमसेट्स XYZ में कुछ भी नहीं है, कॉमसेट्स XYZ, यूज़र एग्जिस्ट ट्रू बट देर इज़ नो डेटा। यूज़र तो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन डेटा नहीं है। तो चलें एक ऐसा ABCDEF के नाम का यूज़र ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये देखें यूज़र एग्जिस्ट फॉल्स, तो आगे वो जाएगा ही नहीं। ये है फायरस्टोर। अब आप फायरस्टोर पे मैंने आपको सिंपल स्नैपशॉट के ज़रिए डेटा लेना सिखाया। आप इस डॉक्यूमेंट को ज़रूर पढ़ें, इसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल में डेप्थ में चीज़ें बताई हैं। तो मैंने आपको इजी करके बताया। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। कोई क्वेश्चन क्यूरी हो आप कमेंट सेक्शन में ऐड करें, मैं आपके मैसेजेस का रिप्लाई करूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।